शारदा जी अपने दो बेटों और बहुओं के साथ रहती थीं। उनके दोनों बेटे शहर में काम करते थे। घर पर थीं बस शारदा जी और उनकी दो बहुएं, बद्दी सावित्री और छोटी मीरा। सावित्री फटाफट काम कर रही है, आटा गूंथ रही है, सब्जी काट रही है। शारदा पास में बैठी पूजा की तैयारी कर रही है। जीती रहो सावित्री बहू। सुबह 5 बजे उठकर घर का सारा काम संभाल लेती हो। तुम इस घर की लक्ष्मी हो। ये तो मेरा फर्ज है माँ जी। छोड़िए ना माँ जी, वो शहर की है, उसे हम गांव वालों की तरह काम करने की आदत नहीं है। मैं कर लूंगी सब। पता नहीं तुम्हारी देवरानी कब उठेगी। 8 बजने को आए, न पूजा न पाठ, बस जब देखो वो अपना लैपटॉप लेकर बैठी रहते हैं। सावित्री खुद को महान दिखाकर अपनी सास के कान भर रही थी। मीरा अपने कमरे से बाहर आती है। वह साधारण सलवार कमीज में है, लेकिन थोड़ी थकी हुई लग रही है। वह अपना लैपटॉप लेकर हॉल में सोफे पर बैठ जाती है। हो गई सुबह महारानी जी, नाश्ता बन गया, बर्तन धुल गए और आप अब सोकर उठी हैं। माँ जी, मैं रात को देर तक काम कर रही थी। क्या काम बहू? दिन भर तो इस डिब्बे पर उंगलियां चलाती रहती हो, कोई घर का काम भी सीख लो। भाभी, ये मेरा ऑफिस का काम है। ऑफिस? घर को ऑफिस बना रखा है? जा नाश्ता कर और सावित्री की मदद कर। बेचारी सुबह से जानवर की तरह जुटी हुई है। मीरा चुपचाप सिर झुकाकर रसोई में चली जाती है। मीरा को बहुत बुरा लगा। वो वर्क फ्रॉम होम करती थी और अक्सर देर रात तक क्लाइंट्स की मीटिंग में जगी रहती थी। पर ये बात न उसकी सास समझती थी, न जेठानी। तुमसे नहीं होगा, तुम ये टमाटर ही बिगाड़ दोगी। जाओ बाहर हॉल में बैठो। माँ जी तुम्हें काम करते देख लेंगी तो फिर मुझे ही सुनाएंगी। पर भाभी, तुम थक जाओगी, जाओ अपना लैपटॉप चलाओ, मैं हूं ना सब करने के लिए। सावित्री मीरा को कोई काम करने ही नहीं देती थी, ताकि वो सास की नजरों में अच्छी बनी रहे और मीरा कामचोर साबित हो जाए। अरे, मेरा सोने का कंगन कहाँ गया? मैंने यहीं उतार कर रखा था। क्या हुआ माँ जी? बहू, मेरा कंगन नहीं मिल रहा, मेरे पति की आखिरी निशानी थी। कंगन? माँ जी, कल कल मीरा आपके कमरे में आई थी। वो अलमारी के पास खड़ी कुछ देख रही थी। मैंने पूछा तो बोली कुछ नहीं। मीरा? शारदा गुस्से में हॉल की तरफ जाती है, जहां मीरा लैपटॉप पर काम कर रही है। मीरा, मेरा कंगन कहाँ है? क्या क्या हुआ माँ जी? कौन सा कंदिल? वही जो तूने मेरी अलमारी से चुराया है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कुछ नहीं चुराया। मेरा यकीन कीजिए माँ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। देखो बहू, माँ जी का शक सही है, तभी तुम रोने लगी। सच सच बता दो। चुप, एक शब्द नहीं। आज तेरा असली चेहरा सामने आ गया। जब तक मेरा बेटा घर नहीं आ जाता, मुझसे बात मत करना। मीरा पर दुखों का पहाड़ टूट गया। जिस घर को वो अपना मानती थी, वहीं उस पर चोरी का इल्जाम लग गया था। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। भगवान मुझे माफ करना, मुझे ये पाप करना पड़ा। पर मैं क्या करती? जब से ये मीरा आई है, माँ जी का ध्यान मुझ पर से हट रहा था। वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है। मैंने ही माँ जी का कंगन छुपा दिया। इसे मैं आज शाम को मंदिर की दान पेटी में डालाऊंगी। सब मीरा पर इल्जाम लगाएंगे और माँ जी मुझसे हमेशा खुश रहेंगी। बस मेरा राज मत खुलने देना भगवान। मैंने ही माँ जी का कंगन छुपा दिया। इसे मैं आज शाम को मंदिर की दान पेटी में डालाऊंगी। सब मीरा पर इल्जाम लगाएंगे और माँ जी मुझसे हमेशा खुश रहेंगी। बस मेरा राज मत खुलने देना भगवान। राज तो खुल गया सावित्री। माँ जी, आप? तुझे शर्म नहीं आई? घर की इज्जत एक मासूम लड़की पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए। मैंने तुझे बेटी माना और तू नागिन निकली। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे जलन हो गई थी। गलती? तूने पाप किया है। मैंने अपनी सोने के दिल जैसी बहू को चोर कहा तेरी वजह से। मीरा अपना बैग पैक कर रही है, रो रही है। शारदा और सावित्री कमरे में भागते हुए आते हैं। रुक जा बेटे, हमें माफ कर दे। असली चोर ये है। तूने कुछ नहीं किया। मैंने अपनी बहू को पहचानने में गलती कर दी। ये तो मेरी तस्वीर है।
और इस पर लिखा है माँ जी के लिए घुटनों की मालिश करने वाली मशीन। माँ जी, आपके घुटनों में दर्द रहता है ना? मैं रात में एक्स्ट्रा काम कर रही थी ताकि अपनी पहली तनख्वाह से आपके लिए ये मशीन ला सकूं। ये सुनते ही शारदा जमीन पर बैठ गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस बहू को वो कामचोर और आवारा समझ रही थीं, वो उनके दर्द को दूर करने के लिए रात रात भर जागकर मेहनत कर रही थी। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं अंधी हो गई थी। मैंने हीरा नहीं पहचाना। मीरा, मुझे भी माफ कर दो। मेरी जलन ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। आप मेरी माँ जैसी हैं और माँ से कैसी नाराजगी। और भाभी, आप मेरी बड़ी बहन हैं। मीरा ने अपने सोने के दिल से दोनों को माफ कर दिया। उस दिन शारदा और सावित्री दोनों समझ गईं कि घर का काम करने से कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। इंसान का दिल साफ होना चाहिए। कहते हैं, इंसान शहर जाकर ऊंची इमारतें तो बना लेता है, लेकिन अपनी नींव भूल जाता है। ये कहानी है उस नींव की, जिसका नाम है मिट्टी। पूरा गांव सो रहा था, पर रामदीन जाग रहा था। मुर्गे की बांग से पहले उसकी आंख खुल जाती थी, क्योंकि अगर वो देर से उठता तो जमीन रूठ जाती। जमीन भी औरत जैसी होती है। समय पर देखो तो फल देती है, नहीं तो नाराज होकर सब छीन लेती है। बाबा, आपने कहा था चाहे भूखा रहना पर जमीन मत बेचना। आज आपकी कसम मेरी सांसों से बंधी है। मोहन शहर से वापस आता है और घर जाकर माँ से कहता है, माँ, शहर में लोग पूछते हैं तुम्हारा सरनेम क्या है? मैं क्या बताऊं, किसान का बेटा। बेटा, किसान होना गाली नहीं है। माँ, गाली नहीं है, लेकिन शहर में बोझ है। मोहन, तू जिस शहर की बात करता है, वो शहर तुझे तब अपनाएगा जब तेरे पास पैसा होगा, और पैसा जमीन से ही आता है। जमीन से नहीं बाबा, जमीन बेचने से आता है। आप इस मिट्टी में पूरी जिंदगी अपनी जवानी गाड़ चुके हो। हाँ, और उसी जवानी की बदौलत तू आज खड़ा होकर मुझसे बात कर पा रहा है। गांव बदल चुका था। जिसके पास कभी 10 बीघा जमीन थी, आज वो चौकीदारी करता था। रामदीन, गलती कर दी हमने। पैसा आया पर इज्जत चली गई। इज्जत गई है तो वापस आएगी, पर जमीन गई है तो पीढ़ियां रोएंगी। बिल्डर दोबारा आता है, इस बार धमकी के साथ। सोच लो रामदीन, अकेले हो। कल को सरकार सड़क निकाल देगी तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। डर मुझे नहीं, मुझे मेरे भगवान को समझाना पड़ेगा अगर मैंने जमीन बेच दी। रात का समय था। धनिया चूल्हे के पास बैठी है। मैं माँ हूँ, मुझे पेट भी दिखता है और आत्मा भी। काश कोई ऐसा रास्ता होता जहाँ जमीन भी बचती और बच्चे भी। औरत हमेशा दो आग के बीच जलती है, पर आवाज नहीं करती। कुछ समय बाद सूखा पड़ता है। सारे खेत सूख जाते हैं। बाबा, आज शहर में भी काम नहीं है। अगर अब भी जमीन नहीं बेची तो सब खत्म हो जाएगा। अगर आज झुक गया तो आने वाली नस्लें खड़ी नहीं हो पाएंगी। भारी बारिश होती है। बिल्डर की कॉलोनी डूब जाती है। रामदीन, मदद कर दो। मदद इंसान करता है, सौदा नहीं। बाबा, आज समझ आया, आप जमीन नहीं बचा रहे थे, आप हमें बचा रहे थे। बेटा, देर से समझ आए तो भी समझ आ जाए, वही बहुत है। मोहन खेत में हल चलाता है। रामदीन दूर से देखता है। रामदीन मरने से पहले कुछ नहीं छोड़ गया, सिवाय एक खेत, एक संस्कार और एक सच्चाई। अगर कभी हालात पूछें तो जमीन मत बेचना। जमीन हालात बदल देगी है। जिस दिन आदमी अपनी जमीन बचा लेता है, उसी दिन जिंदगी उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देती है। रामदीन ने जमीन तो बचा ली थी, अब बारी थी जमीन को उसे बचाने की। 5 साल बीत गए। गांव में सड़क आ गई, मोबाइल टावर लग गए, पर रामदीन का घर अब भी कच्चा था, क्योंकि उसने हर पैसा खेत में लगाया था। जमीन कभी धोखा नहीं देती, बस सब्र ज्यादा मांगती है। मोहन अब खेत संभालता है, पर मन में शहर अब भी बैठा है। शहर में दोस्त आज गाड़ी बदल रहे होंगे और मैं मिट्टी से बात कर रहा हूँ। शहर का जहर एक बार नसों में उतर जाए तो पीढ़ियां लगती हैं उसे निकालने में।
गांव के लड़के मोहन का मजाक उड़ाते हैं। अरे मोहन, एमबीए करके हल चला रहा है। हल चलाने वाला भूखा नहीं मरता। एक सुबह रामदीन उठा ही नहीं। शरीर जवाब देने लगा था, पर जिद अब भी खड़ी थी। मोहन, खेत कभी अधूरा मत छोड़ना। जमीन आखिरी सांस तक पहचानती है। रामदीन बीमार हो गया, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, इलाज महंगा है, पैसे हैं? नहीं साहब। और वहीं मोहन पहली बार समझा कि गरीबी कितनी ऊंची आवाज में इंसान से बात करती है। बिल्डर का बेटा आता है। अब भाव दुगना है। एक दस्तखत और आपके पिता बच जाएंगे। बाबा, क्या करूं? अगर मुझे बचाने के लिए जमीन बेच दी तो मेरी लाश इस खेत में मत जलाना। कुछ फैसले जिंदगी से बड़े होते हैं। रामदीन चला गया, बिना कर्ज छोड़े, बिना जमीन छोड़े, पर मोहन के कंधों पर पूरा आसमान रखकर। गांव वाले आते हैं। अगर जमीन बेच देते तो इलाज हो जाता। इलाज से जिंदगी बढ़ती है, जमीन से पीढ़ी। 1 साल मोहन ने दिन में खेत संभाला, रात में ट्रैक्टर चलाया और भूख से समझौता किया। बाबा, थक गया हूं, पर टूटूंगा नहीं। नई फसल, सरकारी योजना, एमएसपी बढ़ता है। आपकी जमीन मॉडल फार्म बनेगी। जिस जमीन को लोग बोझ समझते थे, वही जमीन मोहन की पहचान बन गई। पंचायत में मोहन बोलता है, हमने जमीन नहीं बेची, हमने वक्त को बेचने से मना किया। जो मिट्टी छोड़ देता है वो कभी कहीं का नहीं रहता। रामदीन चला गया, पर उसकी सोच हर खेत में उग रही है। बाबा, अब कोई हमें गरीब नहीं कहेगा, क्योंकि हमारे पास जमीन है। एक दिन हरिदास जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। वह पास गया तो देखा, एक सुंदर हिरनी घायल पड़ी थी। अरे, तुझे क्या हुआ रे भोली जानवर? डर मत, मैं तेरी मदद करता हूँ। हरिदास ने हिरण के पैर में फंसा कांटा निकाला आया और उसके जख्म पर कपड़ा बांधा। थोड़ी देर बाद वह हिरण उठ खड़ा हुआ और देखते ही देखते सोने की चमक में बदल गया। हरिदास, मैं वही सोनपरी हूँ जो इस जंगल और नदी की रखवाली करती हूँ। तूने बिना स्वार्थ के मेरी मदद की है। मैं तुझे एक वरदान देती हूँ, जो तू चाहे वो मिल सकता है। माँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहूंगा कि मेरे गांव में कोई बच्चा भूखा ना सोए। तेरे मन की पवित्रता ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जा, तेरे खेत की मिट्टी अब वरदान पाएगी। उसमें जो बीज बोएगा वो सोने की चमक से फलेगा। पर याद रख, इस वरदान में लालच की जगह नहीं है। इतना कहकर सोनपरी आसमान की ओर उड़ गई और हरिदास के ऊपर सुनहरी रोशनी बरस पड़ी। अगली सुबह हरिदास ने अपने खेत में बीज बोए। रात में हल्की बारिश हुई और जब सूरज उगा तो हरिदास ने देखा कि उसके खेत में सुनहरी चमक उठ रही है। अरे, ये तो सोने जैसा चमक रहा है। सोनपरी का वरदान सचमुच हो गया। पूरा गांव दौड़कर हरिदास के खेत में पहुंचा। हर दाना, हर पौधा सोने जैसी रोशनी में दमक रहा था। वाह, क्या चमत्कार है! हरिदास का खेत तो सच में सोना उगा रहा है। लेकिन गांव में एक लोभी जमींदार था, ठाकुर भानु सिंह। उसे किसी और की खुशहाली देखी नहीं जाती थी। ये हरिदास जैसे गरीब के पास इतना सोना कैसे आया? जरूर कोई जादू किया है उसने। मालिक, अगर हम उसके खेत की मिट्टी चुरा लें तो शायद हमें भी वो वरदान मिल जाए। ठीक है, रात में चलो मिट्टी लाते हैं, फिर देखता हूँ सोनपरी क्या करती है। रात के अंधेरे में ठाकुर और उसके आदमी हरिदास के खेत में पहुंचे। उन्होंने मिट्टी की बोरियां भरीं और चुपके से अपनी जमीन में डाल दी। अगली सुबह ठाकुर ने बीज बोए। वह हंसते हुए बोला, अब देखो मेरे खेत में कितना सोना उगेगा। लेकिन जब शाम हुई तो खेत में न सोना उगा न फसल, बल्कि पूरे खेत में कांटे और झाड़ियां उग आईं। अरे, ये क्या हो गया? और तभी आसमान में सोनपरी की आवाज गूंजी। भानु सिंह,
जिस दिल में लालच हो वहाँ वरदान नहीं भलता। हरिदास ने भलाई मांगी थी, तूने स्वार्थ मांगा है। जा, अब तेरी जमीन हमेशा बांझ रहेगी। मुझसे गलती हो गई सोनपरी, माफ कर दो। गलती का प्रायश्चित केवल दया से होता है। हरिदास से माफी मांग, वही तेरा उद्धार करेगा।